दिस इज वन ऑफ द लेक्चर बेटा जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से जुड़ा हुआ चलेगा, कनेक्टेड चलेगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, और उस दिन यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एक्सरसाइज 4.2। अभी हमारी वो एक्सरसाइज उस पर्टिकुलर लेक्चर पे कंप्लीट नहीं हुई थी, तो हम पहले वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं और पहले अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड थी उस पर वर्क करते हैं, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं। देन वी मूव टू न्यू कंसेप्ट, न्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 5, जिसके अंदर मुझे आज सबसे पहले एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करना है। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेसर देन इट्स बेस। कहते हैं जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जो बेस, उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो अपनी बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। मुझे पता है बच्चों आपको ये सब पता होगा कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है, बेस क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, फिर भी देख लो एक बार। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एक 90 डिग्री की एंगल आ गया है और 90 के सामने वाली टर्म इज वेल नोन एज हाइपोटेन्यूज, जो हमेशा फिक्स होती है। बेटा जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि वो साइड है जो जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री है। देन बेटा मेरे पास दो साइड्स बचती है जिसने राइट एंगल को कंटेन किया हुआ है, तो एक को हम बेस लेते हैं, दूसरे को हम परपेंडिकुलर लेते हैं। एंड दिस परपेंडिकुलर इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टीट्यूड। This perpendicular is also known as altitude और it is also well known as height। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब भी आप डील करोगे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स है, एक वन ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल इज बेस एंड अनदर साइड इज परपेंडिकुलर। अभी क्योंकि हम थीटा यानी कि एंगल पे डील नहीं कर रहे तो इट इज अवर चॉइस कि हम किसको बेस लेना चाहते हैं, किसको हाइट। तो जनरली जो नीचे है उसे बेस ले लेते हैं, जो स्टैंडिंग पोजीशन पे है वर्टिकल है उसे हाइट ले लेते हैं। हाइट का दूसरा नाम ऑल्टीट्यूड, तीसरा नाम परपेंडिकुलर भी होता है। इतना क्लियर हुआ? और बातें भी बता देता हूं, अगर इस तरह से एरिया ऑफ राइट एंगल निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगता है। अगर पेरीमीटर निकालना हो किसी भी ट्राइंगल का इंक्लूडिंग राइट एंगल ट्राइंगल तो वो तीनों साइड्स का सम होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। एंड बेटा जब मैं तीसरी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं आपसे, तीसरी कहानी की बात कर रहा हूं आपसे, तो तीसरी कहानी जो मेरे पास है वो है पाइथागोरस थ्योरम। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आप लोगों ने जरूर सीखी होगी, और नहीं तो इस साल हमारा एक चैप्टर आएगा सिमिलर ट्राइंगल, 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर आएगा सिमिलर ट्राइंगल, वहां मैं आपको इस थ्योरम की वेरिफिकेशन भी सिखाऊंगा। और ये होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो व्हेनेवर देयर इज अ ट्राइंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, ये 3 ऑप्शंस हमारे सामने खुल जाती है कि अब हमारा क्वेश्चन इन 3 में से किसी एक कंडीशन की हेल्प से सिंप्लीफाई हो सकता है। अब हम अपने क्वेश्चन को फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था? द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेसर देन इट्स बेस। जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो इतनी बात से एक चीज कंफर्म हो गई बेटा कि लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। आप चाहो तो पूरा लिख लेना, बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर एंड इट्स ऑल्टीट्यूड, राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो उससे 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो वी कंसिडर इट एज x - 7। और एज बेटा इट इज ऑल्सो गिवन दैट इट्स हाइपोटेन्यूज इज, उसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मेरे को मेरे ट्राइंगल का बेस पता चल गया, ऑल्टीट्यूड पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया। और व्हेन देयर इज अ 3 साइड गिवन टू अस, either we plan for perimeter or we plan for Pythagoras, क्योंकि perimeter की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो we have to go for Pythagoras theorem। क्या आपको ये तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई? लेट बेस बी x, altitude is x - 7 and its height is 13। Now बेटा by using the concept of Pythagoras theorem, we conclude that हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। कई बच्चे कहते हैं तो परपेंडिकुलर बोला था, तो फिर यहाँ पे मैंने ये भी तो बोला था परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड एक ही बात है। तो हेयर इट इज 13 का स्क्वायर, हेयर इट इज x स्क्वायर एंड दिस इज x - 7 का स्क्वायर।
सिंपल मैंने इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया। 13 का स्क्वायर इज 169, एक्स स्क्वायर रिमेन एक्स स्क्वायर, और हेयर वी यूज टू अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बहुत आराम से चीजें क्लियर हो रही है। 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। एज दिस होल इक्वेशन के अंदर ईच एंड एवरी टर्म 2 से डिवाइड हो सकता है, तो we divided by 2 and as a result we are getting our respective simplified standard quadratic equation। याद आया ना quadratic equation which contain degree 2 and having a leading coefficient other than 0। तो यहाँ पे leading coefficient 1 आ रहा है 0 से अलग। जैसे मेरे को quadratic मिल गई, we plan to get A, B, C, then student we go for AC जो यहाँ आएगा -60, A into C, it is negative। Being a negative it is clear that कि जब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा माय डियर स्टूडेंट तो बीच में डिफरेंस आएगा। याद है ना ये परसों का कंसेप्ट, लास्ट 2 लेक्चर्स का कंसेप्ट जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ द मल्टीप्लाई ऑफ AC इज नेगेटिव वी हैव टू गेट दिस मिडल टर्म स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स। 60 के प्राइम फैक्टर बनाता हूं, 2 जा 30, 2 जा 15, 3 जा 5 एंड इट्स 5। तो इसके फैक्टर आ गए 2235। 2235 में मुझे क्योंकि 7 चाहिए तो इट इज इजिली विजिबल, दैट इज 12 माइनस 7, 5 बेटा, 12 माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 0, एक्स कॉमन x minus 12, 5 common, x minus 12 equal to 0. Then what do you say? Now we have to just take x minus 12 common, we are left with x plus 5 equal to 0. Either we are getting x minus 12 0 or we are getting x plus 5 0. Either x is 12 or beta x is minus 5. As it is confirmed from the information that ट्राइंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लिख देना वहां पे थ्योरी में, साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। सो बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड विच इज जस्ट 7 लेसर देन दिस बेस, वो आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। तो वी आर गेटिंग अवर आंसर एज बेस एज 12 एंड ऑल्टीट्यूड इज 7। तो क्वेश्चन तो इजी था, कंसेप्ट दोबारा रीचेक कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिसमें बेस उसके ऑल्टीट्यूड से 7 बड़ा था, या लिखा था ऑल्टीट्यूड उसके बेस से 7 छोटा था, हाइपोटेन्यूज 13 था, दोनों बची हुई साइड्स निकालनी थी। सबसे पहले तो हमने ये आइडिया लगाया कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली साइड बेस और वन ऑफ द साइड ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल हाइट यानी कि हाइट, कुछ भी कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद बेटा मैंने बेस को x माना, ऑल्टीट्यूड उससे 7 कम कर दी, हाइपोटेन्यूज 13 था। वी अप्लाई दी पाइथागोरस थ्योरम टू सिंप्लीफाइड, क्योंकि मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में जनरली 3 क्लॉजेज ज्यादातर काम आते हैं, क्लॉजेस तो और भी हो सकते हैं लेकिन ये 3 क्लॉजेस रैंडमली यूज होते हैं। और मेरा तीसरा क्लॉज पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गया, उससे मुझे एक क्वाड्रेटिक मिल गई, और उसके आगे की वर्किंग तो आप पिछले 2 लेक्चर में परफेक्टली सीख के आ रहे हो, दैट इज नोन एज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मुझे x की 2 पॉसिबल वैल्यू मिली, इस वैल्यू से मेरा आंसर नेगेटिव था इसलिए इग्नोर कर दिया, बिकॉज साइड ऑफ द ट्राइंगल नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो मेरा आंसर आया 12 एंड अनदर वैल्यू आ गई 5। तो हेंस वी आर सेइंग दैट इस बार जो उसकी जो बची हुई 2 साइड थी बेस एंड ऑल्टीट्यूड डेटा रिस्पेक्टिवली 12 एंड 5 सेंटीमीटर। अभी बेटा हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अवर एक्सरसाइज 4.2 अगेन, जिसमें लिखा है अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। लास्ट लेक्चर में भी ये वर्ड आया था कि जब एक छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है तो उसे कॉटन इंडस्ट्री भी कह देते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जो हम घर पे चला रहे हैं, बहुत छोटे से एरिया पे वर्क करवा रहे हैं, तो एक कॉटन इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है पोएट्री आर्टिकल एक दिन के अंदर। ये ऑब्जर्व किया गया है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced। एंड यही पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारे हर आर्टिकल की वो 3 ज़्यादा रहेगी ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल से। इट मीन जितना भी आर्टिकल का नंबर आएगा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ट्वाइस करने के बाद 3 ज़्यादा आएगी उस पर्टिकुलर डे पे। क्या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 90 रुपीज़ है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नाउ वी कंटिन्यू इट। कैसे करेंगे आप देखो, हमने माना जो कॉटन इंडस्ट्री वो सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो मैंने माना लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो x है एंड कॉस्ट ऑफ each article, cost of each article be twice the number of article plus 3, twice the number of article plus 3। is this okay? तो पहले क्या माना गया कि हमने माना हमारे उस पर्टिकुलर डे में हम कितने आर्टिकल्स बना रहे हैं, x आर्टिकल बना रहे हैं और हर आर्टिकल की जो कॉस्ट आ रही है वो नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल करने के बाद 3 ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3। तो 2x प्लस 3 हो गया मेरे पास बेटा। यहाँ पे वो टर्म, वो वैल्यू जो यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो गए उससे जो कॉस्ट आएगी वो डबल करने के बाद 3 ज़्यादा है। तो जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल को x माना, x का डबल किया तो 2x आ गया और उसमें कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इज दिस क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रुपीज में है इस क्वेश्चन के अंदर। ऊपर वाले टर्म तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, नीचे वाली टर्म कॉस्ट पर आर्टिकल है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है और ये जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो नंबर ऑफ आर्टिकल से डबल करने के बाद 3 ज़्यादा है। और एक और चीज़ हमारे को क्वेश्चन में कन्फर्मली गिवन है, एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज टोटल कॉस्ट, कि उन आर्टिकल की टोटल कॉस्ट उस पर्टिकुलर डे में 90 रुपीज़ बनी थी। 90 रुपये के टोटल आर्टिकल हम लोगों ने बनाए थे। अगर आपको याद हो तो कभी लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कशन हुआ था कि अगर हम एक तरफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिख दें, उनकी ईच कॉस्ट लिख दें तो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल कॉस्ट आता है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ टोटल कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने उस टाइम भी बताया होगा, मान लीजिए आपने एक बार फिर से यहाँ पे पेन परचेज करे 5 और एक पेन 2 रुपये का था तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, 10 रुपीज़ आ गई। मानिए आपने पेन परचेज करे 7, ईच पेन कॉस्ट यू 10 रुपीज़, तो पेन कितने के आ गए, 70। तो व्हाट वी नीड टू कंसिडर यार कि जब भी कभी नंबर ऑफ आर्टिकल को ईच कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि जो ये टोटल कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पे बेटा आपको खुद ही सोचना है कि टोटल कॉस्ट तो क्वेश्चन में 90 थी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने x सपोज करे थे, ईच आर्टिकल की कॉस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2x प्लस 3 था। अगर यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियरली इजीली क्लियर हो गया है तो आगे कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज एक बार ध्यान दे दो। एक कॉटन इंडस्ट्री है जो कुछ पर्टिकुलर नंबर के आर्टिकल्स बना रही है एक दिन के अंदर, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो उस कॉस्ट आएगी उस आर्टिकल को बनाने की वो नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल से 3 ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल सिर्फ 90 रुपये है। तो ये हमने यहाँ तक की प्लानिंग करी। तो 90 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x आ गया, 2x स्क्वायर 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह से मुझे मेरे क्वेश्चन की मिल गई पहली और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को यहाँ से मिल गई, हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर ली। अब हम करेंगे प्लानिंग टू गेट द वैल्यूज़। तो एक बार दोबारा रीचेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल x, ईच कॉस्ट 2x प्लस 3, टोटल कॉस्ट 90, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, बी सिंप्लीफाइड। अब यहाँ से a तो आ गया है 2, b आ गया है 3, c आ गया है माइनस 90। अगर मैं AC की बात करूं तो वो आ गई माइनस की 180, एक नेगेटिव वैल्यू। इसलिए जब हम इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में सोचेंगे तो वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली कि मुझे यहाँ पे फैक्टर्स नेगेटिव चाहिए, डिफरेंस क्या आना चाहिए,
उनका जो मिडल टर्म हो रहा है वो डिफरेंस के ऊपर बेस्ड आएगा। 180 के फैक्टर बनाता हूँ मैं आपके लिए। 2 जा 90, 2 जा 45, 3 जा 15, 3 जा 5 एंड देन देयर इज अ 5। तो 180 के मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स भी बना लिए। अब हमारे को कुछ इस तरह से इसे रीअरेंज करना है कि इनका डिफरेंस मुझे 3 देगा, और वो मेरे को एक बार फिर से बहुत ईजिली विजिबल हो रहा है। एंड इट इज़ आई थिंक बेटा 12 एंड 15। तो वी आर सेइंग 15 माइनस 12। तो 15 माइनस 12 इज द मिडल टर्म स्प्लिट ऑफ 3 जो इसके डिफरेंस करके आई। तो उम्मीद है अभी तो आपको अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन समझ आ गया होगा। पहले मैंने क्वाड्रेटिक बनाई, उससे ABC डिसाइड किया, AC की वैल्यू नेगेटिव से कंफर्म किया, बीच में माइनस होगा, 180 के फैक्टर्स बना लिए। अब यह आया 2x स्क्वायर 15x 12x माइनस 90 0। यहाँ से बेटा x कॉमन ले लिया, और यहाँ से बच्चों हम लोगों ने 6 कॉमन ले लिया। थ्रू आउट द टर्म 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया, मेरे को सिर्फ x माइनस 6 बच के मिला। आइदर वी हैव टू पुट दिस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 और वी हैव टू कंसिडर सेकेंड टर्म इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 15/2 आया, वी हैव टू जस्ट इग्नोर इट एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल। नंबर ऑफ आर्टिकल ना तो कभी नेगेटिव हो सकते हैं, ना ही फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरे से मुझे x 6 मिला। सो वी आर सेइंग दैट कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए दैट इज ओनली 6, कि उस पूरे दिन में सिर्फ हमसे 6 आर्टिकल बने थे। और अगर मैं ईच कॉस्ट की बात करूं तो वो भी 2 × 6 + 3 दैट इज ओनली 15। तो क्या आ गया यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल तो 6 बने और सभी आर्टिकल जो बने, ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट आई वो 15 रुपीज़ आई। तो जनरली आपने देखा 6 आर्टिकल बनेंगे, 15 रुपये का एक आर्टिकल है, 6 × 15 90 रुपीज़ हो गए, टोटल कॉस्ट मिल गई। तो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट क्लियर, एक बार रीचेक कर लो। नंबर ऑफ आर्टिकल x है, ईच आर्टिकल 2x + 3 था, तो टोटल कॉस्ट बन गई 90। और हमने पढ़ा था टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वी मल्टीप्लाइड, सिंप्लीफाइड, वी आर गेटिंग अवर क्वाड्रेटिक। After having that quadratic, we decide ABC, we multiply A into C, we get minus का 180. This negative AC indicate that कि जो मेरे को मिडल टर्म स्प्लिट करनी है वो डिफरेंस से फॉर्म होगी। इसे मैंने इसके फैक्टर्स बनाए और डिफरेंस से यहाँ पे 3 आ गया, सिंप्लीफाई करता चला गया। एक कंडीशन का आंसर फ्रैक्शन में और नेगेटिव आया, इग्नोर कर दिया। एक में आंसर 6 आया, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स विल बी 6 इन दैट पर्टिकुलर डे। और उसकी ईच कॉस्ट निकालने के लिए मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 2x + 3 में, दैट बिकम 15। तो योर आंसर बिकम 6 आर्टिकल बनेंगे और वो 15 रुपये का एक आर्टिकल होगा। तो बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों को सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो प्रीवियस मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, वो हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया। इवन इस लेक्चर के भी स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन उसी टॉपिक से पढ़े हमने, वो 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से डिस्कस किए थे। अब मैंने आपके सामने वो कंसेप्ट लिख दिया है, सेकंड वे लिख दिया है, जहाँ पे हमारे को इस बार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही 3 मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है, आइदर बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम सीखेंगे द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यही वो मेथड है जिसकी वजह से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जनरेट किया था, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला को जनरेट किया था। और इस पूरी वर्किंग का कंसेप्ट हमारे में से, आप में से एक इंडियन ने दी थी जिनका नाम था श्रीधराचार्य। अब आप बेटा इस मेथड को सीखो ध्यान से। एक और छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है इस मेथड के लिए, रिसेंटली पिछले साल मतलब 2018 के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने इस टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चन आने को रिमूव करा दिया है। इट मीन्स अब हमारे बोर्ड में इस टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि इसकी वजह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा जाता है। कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ वो इसकी हेल्प से सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इजी सा कंसेप्ट है। दिखने में आपको लग रहा होगा मैंने 6-7 स्टेप लिखे हुए हैं, पर आराम से समझ आएगा। बेसिक है, सीखो। क्योंकि ये जो मेथड है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो 11-12 में आपको फिर से यूज करना है। जब आप हायर मैथ्स पढ़ोगे तब भी यूज करना है। तो बेसिक यही से सीख के चलना, इग्नोर मत करना। इट्स हार्डली मैटर कि हमारे बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा या इस टॉपिक का लिखा हुआ नाम नहीं आएगा, पर स्टिल आपको आना चाहिए, है ना। तो सीखना प्लीज।
सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो एलॉग्रिथम है, वर्किंग स्टेप्स है, वो कुछ ऐसे होते हैं। बहुत आसान से समझो, 4-5 बातें, छोटी छोटी सी बातें मैं समझाऊंगा, आप समझो और आराम से करना। ऑब्टेन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। अगर वर्ड प्रॉब्लम हुई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनानी होगी, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, स्टैंडर्डाइज कर लेना और लेट कर लेना। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी जो जनरली होती है, ax² bx + c = 0, जहाँ पे a 0 नहीं होता। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई भी नहीं है। स्टेप 1 तो क्या है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। स्टेप 2, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय इट इफ इट इज नॉट इन अ यूनिटी दैट इज ऑब्टेन बाय दिस मैनर। अब आपको क्या करना है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसे यूनिटी बनाना है। यूनिटी का मतलब होता है बेटा 1 बनाना है, यानी कि जो भी x² के सामने लिखा हुआ है वो सिर्फ 1 लिखा होना चाहिए और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। उसके लिए आप पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दोगे और आपके पास इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या समझ आया मेरे को कि क्वाड्रेटिक बन जानी चाहिए। उस क्वाड्रेटिक में x² का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं आ रहा है तो उसे उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करके इसे 1 तक लेके आओ। क्या 2 स्टेप समझ आ गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली और x² को अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और लिखा है तो डिवाइड करो, और अगर 1 है फिर तो कुछ करना ही नहीं। स्टेप 2 का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पे x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, यूनिटी बनाना होता है। तीसरा स्टेप, शिफ्ट दिस कांस्टेंट c/a, ये जो c/a यहाँ आया है इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो दिस इज दिस थर्ड स्टेप ऑफ अवर क्वेश्चन, जहाँ पे मुझे मेरे क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करना होता है। ठीक है, तो ये मेरे को मिल गए 3 स्टेप। अब तक पहले सुनो और प्लीज पॉज करके लिख लेना, काम आने वाली चीज है। ऑब्टेन कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और चेक कर लेना x² का कोफिशिएंट अदर देन 1 कुछ आ रहा है तो उसे डिवाइड करना उस नंबर से जिससे कि यहाँ पे 1 आ जाए। तीसरे स्टेप में ये जो कांस्टेंट तुम्हारे सामने आया है c/a, उसे उधर शिफ्ट कर देना, यहाँ तक पहुँच गए आप बच्चे। अब जो करना है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ तक तो हमने वर्बली वो करते गए चुपचाप क्योंकि आसानी से हो रहा था। यहाँ थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा चाहिए। एट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे, जो भी x का कोफिशिएंट है, ये ना x का कोफिशिएंट, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, दोनों तरफ ऐड कर दो। तो देखो मान लो इसका कोफिशिएंट क्या है, b/a का कोफिशिएंट है x का, इसका हाफ क्या आएगा, इसका हाफ आएगा b/2a, उसका स्क्वायर क्या आएगा b/2a का होल स्क्वायर, एंड यू जस्ट ऐड इट टू बोथ साइड। LHS में भी ऐड कर दो, RHS में भी ऐड कर दो। ऐसा करते ही ये फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। और जैसे ही LHS में एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा हम RHS को सिंप्लीफाई कर लेंगे और स्क्वायर रूट लेके वी आर गेटिंग अवर आंसर। तो अभी आप इस पूरे रूल को प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन की हेल्प से सीखो जिससे कि आपको ये जल्दी से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्पेशली क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और मैंने अभी बोला आपको अब बोर्ड में लिखा हुआ आएगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ही हमारे बोर्ड से एग्जाम्प्ट हो गया है, हटा दिया गया है। अब हम अपने बेसिक सीखने के लिए सिर्फ इस मेथड को करते हैं और इक्वेशन है 9x² - 15x + 6 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मुझे यहाँ सिंप्लीफाई करनी है जस्ट विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। नाउ द पॉइंट इज हम आगे क्यों सीख रहे हैं। जब हमने फैक्टराइजेशन सीख लिया, हमें फैक्टर्स बनाने आ गए, तो वाई वी आर वर्किंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, या अगली टाइप क्यों सिखाई जा रही है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों सिखाया जा रहा है। उसका एक बहुत छोटा सा लॉजिक है बेटा। अभी जब जितनी हमने फैक्टराइजेशन की इक्वेशन सीखी, क्वेश्चन सीखे, वो सब ईजी थे। जरूरी नहीं होता कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व हो जाए। तो उसी की वजह से हमारे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप सीखना पड़ता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन के बीच का ब्रिज है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्योंकि जब तक कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आएगा हमें क्वाड्रेटिक के अंदर कैसे वो रूल बना, कैसे वो रिजल्ट आया, उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो उस ब्रिज को मेंटेन रखने के लिए हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा है। तो जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बनते या कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, ट्रिकी हो जाती है, उस जगह पे हम लोग किसका यूज़ करना शुरू करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और उसको भी मॉडिफाइड करके बोल देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आने वाले दिनों में हम उन पर भी बात करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे भी।
आज का जो मेन मोटिव है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, क्योंकि हो सकता है बच्चों के मन में डाउट आए, फैक्टराइजेशन आता है तो क्यों ना उससे ही कर ले। हर क्वेश्चन में फैक्टर नहीं बनेंगे, जब फैक्टर नहीं बनेंगे तो तुम्हें याद आएगी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। तो अभी मैं आपको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को शुरू करवा रहा हूँ, एक बार दोबारा रिपीट करवाते हुए, इससे कंपेयर करते हुए कि देखिए आपके पास इक्वेशन पहले से किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 9, मुझे बनाना है यूनिटी, तो इन्होंने क्या कहा, थ्रू आउट डिवाइड कर दो इस नंबर से, तो यू डिवाइड योर होल रिजल्ट बाय 9। एक्स स्क्वायर 15/9x 6/9 इक्वल टू 0। देखो सेम टू सेम स्टेप आपको दिखने शुरू हो गए। तो सबसे पहले मुझे एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट फ्री करना था, यूनिटी बनाना था, यूनिटी मतलब 1 बनाना था, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करवा दिया। इन शॉर्ट ये आ गया एक्स स्क्वायर 5/3x इक्वल टू माइनस का 2/3। क्योंकि मेरे सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे जाते हुए हमने क्या पढ़ा था कि जब आप डिवाइड करके इस फॉर्म में बना लेना, अब अपनी कांस्टेंट टर्म को सेकंड साइड पे RHS साइड पे शिफ्ट कर देना। तो c/a इसकी कांस्टेंट टर्म थी 6/9, 2/3 बन गई, उसे मैंने उधर की तरफ शिफ्ट कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? ये स्टेप समझ आ गए कि पहले क्वाड्रेटिक थी, यूनिटी बनाने के लिए 9 से डिवाइड किया, थर्ड स्टेप में कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। और अब आया सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप, वो क्या है? नाउ यू हैव टू कंसिडर दैट कि x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? तो हियर द कोफिशिएंट ऑफ x इज 5/3। आप चाहो तो साइन भी ले सकते हो, उस हार्डली मैटर क्योंकि स्क्वायर ही होना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेना 5/3। इसका करना है हाफ, तो इट इज 5/6। उसका करना है स्क्वायर, तो इट इज बेटा 5/6 का होल स्क्वायर, एंड वी नीड टू ऐड इट ऑन बोथ साइड। ठीक है, समझ आया ये 3 स्टेप्स? सबसे पहले 9 से डिवाइड करा, जो भी रिजल्ट आया वो इस फॉर्म में बच गया, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दिया, ये दूसरा स्टेप। फिर जो भी x का कोएफिशिएंट बचा उसका आधा किया, उसका स्क्वायर किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। इतना करने के बाद ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जैसे लिखा हुआ है LHS साइड पे परफेक्ट स्क्वायर बनाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, -2 इंटू a इंटू b करके देखो यही आएगा। तो दिस इज बेसिकली रिटर्न एज एक्स स्क्वायर -2x 5/6 का होल स्क्वायर। ये जो हमारी वर्किंग है वो इसी बिहाफ पे है बेटा कि ये अपने आप एक परफेक्ट स्क्वायर को शो करेगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देखो 2 से ये काटोगे ना 5/3 ही दिखेगा आपको। तो दिस LHS साइड हैव अ फॉर्मूला x - 5/6 का होल स्क्वायर, इधर एलसीएम आ गया 36, यहाँ आया 24 + 25, उधर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया। फिर आगे लिखा हुआ है हमारे लिए x - 5/6 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 1/36। फिर लिखा हुआ है टेक स्क्वायर रूट, तो x - 5/6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1/36। तो x - 5/6 इक्वल टू 1/6, x - 5/6 इक्वल टू माइनस का 1/6, क्योंकि वेन एवर यू मेक योर टर्म रूट फ्री यू हैव टू कंसिडर प्लस एंड माइनस बोथ, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इट इज नाउ बेटा 5/6 प्लस 1/6, और इट इज 5/6 माइनस 1/6। आइदर x बिकम 1 आफ्टर टेकिंग एलसीएम, इट बिकम 4/3 और 2/3। तो ऑन दिस बिहाफ बेटा हमारे पास ये हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया, और एक आंसर आया 1 और एक आंसर आया 2/3, क्योंकि ये 2/6 था और जब मैंने इसका आधा किया तो ये आ गया 2/3। तो एक बार रीचेक कर लो पूरे ऑब्जर्वेशंस को, पूरे मेथड को। इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो स्टेप क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के, कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनाओ, उसके एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट फ्री करने के लिए कांस्टेंट से डिवाइड करो और पहुंच जाओ यहाँ तक। फिर कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ भेज दो, जैसे 6/9 को उधर भेज दिया, नेगेटिव में हो गया 2/3। उसके बाद जो भी x का कोएफिशिएंट बचा है उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो और दोनों तरफ ऐड कर दो। LHS साइड परफेक्ट स्क्वायर देगा, a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर, और RHS एक सिंप्लीफाइंग वैल्यू देगा। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में सॉल्व कर दो। इन दी एंड यू आर गेटिंग दैट सेम टू आंसर। यही फैक्टराइजेशन से भी निकलते हैं, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती तो फैक्टर से भी यही आंसर निकलना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी यही आंसर निकलना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी, क्योंकि आंसर डिफरेंट नहीं हो सकते,
अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन मेथड अलग हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कंप्लीटिंग स्क्वायर का बेसिक कुछ समझ आ गया होगा। अब हम और प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं इसे और कैसे कर सकते हैं।